गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए भाई साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटेशन में मॉडिफिकेशन की बातें कर रहे थे, है ना। और उसमें आपको बताया गया कि अगर दो स्लिट है, एक दूसरे से डी सेपरेशन पे प्लेस्ड है और एक स्क्रीन यहाँ पे प्लेस करी गई है, सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड हमारा सोर्स है इनसे, यानी कि ये हमने दूसरी स्लिट बनाई जिसको कि इसे सिमेट्रिकली प्लेस किया है, तो जो स्क्रीन का ज्योमेट्रिकल सेंटर पोजीशन बनता है वो हमारा सेंट्रल फ्रिंज की लोकेशन होती है, ब्राइट मिलती है, और देन आफ्टर डार्क ब्राइट दोनों तरफ फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। अगर डी सेपरेशन पे ये स्क्रीन प्लेस करी गई है, स्मॉल डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, देन फ्रिंज बिट्स को लिखने का इंफॉर्मेशन बना था डी लैम्डा बाई डी से लिखा जाएगा ना। दिस वाज द फ्रिंज बिट। और जो पाथ डिफरेंस है सेंट्रल पोजीशन से वाई हाइट के पॉइंट के लिए, जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस को लिखने का इंफॉर्मेशन था डी वाई बाई डी ना। ये सेंट्रल पोजीशन के ऊपर भी, सेंट्रल पोजीशन के नीचे भी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिलेगा। अब यही जो हमारा जो सोर्स है वो इन दोनों स्लिट से S1 और S2 से, अगर यस को हमने सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करा है, ऊपर या नीचे कर दिया लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो उस केस में जो सेंट्रल पोजीशन है वो हमारा सेंट्रल फ्रिंज नहीं होगी, है ना। और मान लो कि हमने इस स्लिट को इधर में शिफ्ट कर दिया, ये जो स्लिट है वो यहां बना दिया, ये जो स्लिट की पोजीशन है वो हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दी, मान लीजिए, ठीक है। स्लिट जो हमारी थी यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे थी, वो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन से शिफ्ट हो गई इधर की तरफ। तो अब देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ को जाने वाली वेव और यहाँ तक जाने वाली वेव, ये दोनों जो है वो सर्टेन पाथ डिफरेंस पोजेज करेंगी। इधर से जो जा रही है वेव वो ज्यादा पाथ लेंथ ट्रेवल करेगी एज कंपेरिजन टू दिस वन। यस सर। एस से S1 को जाने वाली वेव ने ज्यादा पाथ लेंथ ट्रेवल करा एज कंपेरिजन टू S2 को जाने वाली जो वेव है। तो इधर में जो सेंट्रल पोजीशन होगा वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा कि जितना S1 तक जाने में एक्स्ट्रा पाथ लेंथ इसने ट्रेवल करा था, वही एक्स्ट्रा इधर से S2 से जाने वाली वेव जो है वो ट्रेवल कर रही होगी। तो सेंट्रल पोजीशन जो होगी वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अगर जो स्लिट है उसको अगर हमने नीचे शिफ्ट कर दिया लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो सेंट्रल पोजीशन जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर यही स्लिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सेंट्रल पोजीशन जो होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या कितना शिफ्ट होगा? इतना शिफ्ट होगा जिसके इन्फ्लुएंस में कि यस S1 माइनस का यस S2, जो इसने एक्स्ट्रा पाथ लेंथ इधर ट्रेवल करा है, दैट शुड बी इक्वल टू S2 C1 माइनस S1 C1 ना।
जिस पोजीशन पे ये इक्वालिटी अपीयरेंस में आएगी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। तो एक पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाइट लाइट के लिए बात हम कर चुके हैं कि अगर व्हाइट लाइट से अगर आप ये एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसे केस में सेंट्रल तो ब्राइट व्हाइट मिलती है, देन आफ्टर कलर्ड पैटर्न मिलता है। ठीक है भाई। Yes, sir. अब इसमें जो दूसरे तरीके का मॉडिफिकेशन आता है, थर्ड मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम में जो देता है वो क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर स्लिट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर हमने से चिपका दिया। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट पेपर से चिपका दिया। जैसे ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटेशन का ये हमारा सेटअप था, ये स्क्रीन है, और बोला कि इस वाले S1 के आगे हमने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दिया। ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि सिमेट्रिकली इस पे दोनों वेव्स जो है वो आकर के हिट करेंगे। अब आप देखो, तो अगर इस पर्टिकुलर रीजन की थिकनेस आपको दिया गया है कि पेपर की थिकनेस क्या है और पेपर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये अगर आपको गिवन है तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि ये जो सेंट्रल पोजीशन है, इस सेंट्रल पोजीशन तक दोनों से जो जाने वाली वेव है, उस दोनों वेव ने तो ज्योमेट्रिकली बराबर बराबर पाथ लाइन ट्रेवल करा है। क्यों भाई? सेंट्रल पोजीशन पे दोनों जो वेव्स हैं उन्होंने इक्वल पाथ लाइन ट्रेवल करा ज्योमेट्रिकली। Yes, sir. लेकिन हो क्या रहा है कि S1 से जो वेव जा रही है उसने एक मीडियम में ट्रेवल करा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया गया है अप टू ए लेंथ T। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है दैट इज गिवन बाय म्यू T। तो ये जो ज्योमेट्रिकली सेंट्रल पोजीशन है वहां पे जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, सेंट्रल पोजीशन वो अगर हम लिखना चाहेंगे तो म्यू टी माइनस का टी हो जाएगा। बोलो भाई। तो यहाँ पे जब दोनों वेव पहुंचेंगी तो दोनों इन फेज नहीं होंगी, दे विल हैव ए फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1t, दैट इज म्यू माइनस 1t, है ना। इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा। S1 से जो जाने वाली वेव होगी वो फेज एडवांसमेंट रखेगी एज कंपेरिजन टू S2 से जो जाने वाली वेव है। ठीक है ना। फेज एडवांसमेंट इन वेव going from S1 as comparison to wave going from S2। ये अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतना फेज एडवांसमेंट ये पोजेस करेगी इस पॉइंट सी पे जो दोनों वेव्स पहुंच रही हैं। ठीक है। तो ये पोजीशन जो होगा ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का नहीं होगा। ठीक है। सी पॉइंट will not be the position of
ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो एक्चुअल में सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे होगा? सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो कहीं इधर में शिफ्ट हो जाएगा, C1 पोजीशन पे। इस तरीके से ये पोजीशन C1 होगा जिसमें कि इधर से जो जाने वाली वेव है, जिसने ऑप्टिकली एक्स्ट्रा जो इस मीडियम में चलने के कारण पाथ एक्स्ट्रा चला है ऑप्टिकली, और इधर से जो जाने वाली वेव है जो ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा चल रही है, ये दोनों जहां पे बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? यस सर। सेंट्रल मैक्सिमा will be shifted to point C1 at which optical extra path length traveled by wave going through the medium become equal to geometrically extra path traveled by wave going from S2। ठीक है भाई, तो ये आपको बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन बन गया कि जिस वाली स्लिट पे आपने ट्रांसपेरेंट सीट लगाई है उसी वाली स्लिट की तरफ शिफ्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक है ना भाई? अगर इस वाले स्लिट S1 पे लगाया है तो ऊपर शिफ्ट करेगा, S2 पे अगर लगाओगे तो नीचे शिफ्ट करेगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? कितना दूरी पे शिफ्ट करेगा, कितना दूरी पे शिफ्ट करेगा वो अगर लिखना है तो अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी है और दोनों स्लिट के बीच की दूरी डी की है, तो आपको मालूम है कि जो ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होता है वो लिखा जाता है कैसे? dy/d। और ये जहां पे इक्वल हो जाएगा μ-1 इंटू टी के, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का भी पूछा जाए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या मिल गया? y दैट इज इक्वल्स टू d μ-1 t डिवाइडेड बाय d, इतने का शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दो तरीके से पूछा जाता है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा, या पूछा जाता है कितने फ्रिंजेज का शिफ्ट होगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे? यही जो आपने डिस्टेंस पाया है y का, उसको फ्रिंज विड्थ से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट अगर कभी पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या हो गया? y डिवीजन में बीटा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कैसे लिखते हो भाई? d लैम्डा बाई d से, अभी आज भी लिखा है ऊपर में। हाँ, तो d μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई d होल डिवाइडेड बाई d लैम्डा बाई d।
तो आपको मिल गया नंबर ऑफ फ्रेंडशिप जो होगा वो म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये फ्रिंज की संख्या क्या होगी वो अगर आपको पूछा जाए तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कब? जब केवल एक स्लिट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर को लगाने की बात करेगा। अब दोनों स्लिट पे कभी पूछ दिया तो दोनों ने ऑप्टिकली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चला होगा, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ द सीट पे डिपेंडेंट होगा, है ना भाई। जिसके लिए म्यू इंटू टी बड़ा होगा उसमें वो एक्स्ट्रा पाथ चलेगा ऑप्टिकली। ठीक है भाई। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। अच्छा, अक्सर करके जब ऐसे दोनों स्लिट पे लगाता है ना तो दोनों की थिकनेस बराबर दे देता है। तो जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि एक यहाँ पे शीट लगा दी, एक यहाँ भी लगा दी, दोनों पे लगा दी ना, इसकी भी थिकनेस टी कर दे रहे हैं, इसकी भी थिकनेस टी कर दे रहे हैं। वैसे डिफरेंट भी दे सकता है, इसी तरीके से आप उसकी भी वर्किंग कर लोगे। ये म्यू1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू2 है। लेट म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, हाँ उसके करेस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं। ठीक, तो अब देखो, अब क्या है, इधर से जो वेव जाएगी वो तो म्यू1 माइनस 1 टी एक्स्ट्रा पाथ चलेगी, और इधर से जो वेव जाएगी ऑप्टिकली वो म्यू2 माइनस 1 इंटू टी एक्स्ट्रा चलेगी। यस सर। तो अगर म्यू2 म्यू1 से बड़ा हुआ यस तो म्यू2 माइनस 1 इंटू टी ये आपका ग्रेटर होगा म्यू1 माइनस 1 इंटू टी के, है ना। अगर म्यू2 म्यू1 से बड़ा है तो यस सर। तो आपको क्या दिख रहा है कि इधर से जो जाने वाली वेव है सेंट्रल पोजीशन पे जो पहुंच रही होगी उसने एक्स्ट्रा पाथ लेंथ चला है, तो सेंट्रल पोजीशन फिर से जो है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन नहीं बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा किधर इस केस में शिफ्ट करेगी भाई, ऊपर या नीचे, बताना जरा। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो अब की बार जो अच्छा, नीचे। सेंट्रल मैक्सिमा होगी वो कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल पोजीशन पे न जाके वो पोजीशन कहाँ होगी जहां पर कि इसने जो एक्स्ट्रा चला ऑप्टिकली इसके कंपैरिजन में उतना ही जहां पे ये ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा चल जाएगी, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि डी वाई बाई डी जहां पे इक्वल हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी के, that will be the position at which central maxima will be shifted. Is it clear? यस सर। यस यस सर। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो शिफ्ट है नीचे की तरफ वाई डिस्टेंस पे वो हमारा हो जाएगा डी म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी की, जहां पे ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा वाई डिस्टेंस का, उस पोजीशन पे हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा दैट विल बी शिफ्टेड। और इसमें भी प्रिंसिप पूछेगा तो म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख लेना, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। बात समझ में आ रही है क्या? यस जी सर। सर। म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू लैम्डा इंटू टी, टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये आपका नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट ऐसे सिचुएशन के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें एक अगला मॉडिफिकेशन जो है एक अलग साइंटिस्ट का ही एक्सपेरिमेंटेशन है। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है जो यंग ने करा था उसी तरीके का जो है कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन किया था।
जैसे यंग ने यहाँ पे क्या किया था कि दो अलग अलग स्लिट ली थी और उससे जो है करंट सोर्स को जनरेट करके और उन्होंने फिर अपना एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करा था। तो दो डिफरेंट स्लिट को यूज करने की जगह पे एक स्लिट और एक मिरर का कॉम्बिनेशन यूज किया था लॉयड ने, है ना। तो उनका एक्सपेरिमेंटेशन, वैसे नाम भी मेंशन हो सकता है तो लिख देता हूं। लॉयड का यही स्पेलिंग होता है क्या, कुछ और होता है? यू नहीं होगा। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंटेशन। लॉयड मिरर में उन्होंने क्या करा भाई कि जैसे इधर में दो स्लिट लिया था उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया कि एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, और एक यहाँ पे उन्होंने स्लिट रख दी, ठीक है ना, और इधर में लगा दिया स्क्रीन। मान लो यहाँ तक सटा दे रहे हैं। हाँ, आपको प्रॉब्लम में ये मिरर किसी एक छोटे से लेंथ में भी हो सकता है। हम्म। तो किसी भी पोजीशन पे ऑन द स्क्रीन अगर देखेंगे तो दो वेव्स पहुंचेंगी भाई। एक हमारा यहाँ से डायरेक्ट जाएगी और एक जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के भी पहुंचेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का इंटरफेरेंस हो रहा होगा किसी भी पोजीशन पे। तो लॉयड मिरर में मिरर की प्रॉपर्टी है भाई कि जितनी दूरी पे उस पे ऑब्जेक्ट रखते हो उतनी दूरी पे उसका इमेज भी बनता है। तो आपने बेसिकली प्लेस तो एक ही ये पर्टिकुलर स्लिट करी है, डी डिस्टेंस पे मान लीजिए आपने करी है, लेकिन इसका जो ये वाली जो रे आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग ये एक वर्चुअल स्लिट हो गया और ये भी डी डिस्टेंस पे होगा। बोलना भाई। यस सर होगा। ठीक है ना, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज भी बनता है। तो एक हमारा जो है डायरेक्ट यहाँ से जाने वाली वेव हो गई, दूसरी रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली वेव हो गई, जिसके करस्पॉन्डिंग वर्चुअल जो स्लिट बन रही है उसकी भी सेपरेशन फ्रॉम द मिरर वही होगा जितनी दूरी पे आपने ये स्लिट को प्लेस करा है। तो किसी पोजीशन पे अगर आपको पाथ डिफरेंस लिखना होगा भाई तो सेम फॉर्मूला जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटेशन का यूज करा था वो आप पाथ डिफरेंस के लिए यूज कर लेंगे। तो यहां से अगर वाई डिस्टेंस का कोई पॉइंट है तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा डी वाई बाई डी होता है। तो यहाँ पे डी की जगह पे क्या हो जाएगा, 2D। यस सर। तो 2dy/d, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनेगा उसका नेचर क्या बनेगा उसको अगर हमको देखना है तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या बन रहा है कि इसी वाली वेव ने एक्स्ट्रा पाथ भी ट्रेवल करा और इसी वाली वेव ने रिफ्लेक्शन भी डेंसर मीडियम से पाया। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या पोजीशन हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। पाई शिफ्ट हो जाएगा। फॉर ब्राइट फ्रिंज at
पी, यहाँ का फेज डिफरेंस देखो तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2d बाई d प्लस पाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2n पाई ना। बोलना भाई, ठीक है। यस सर। ये पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हो गया, और ये एक्स्ट्रा इसने फेज एडवांसमेंट पाया ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, उसके कारण हो गया। और आपको मालूम है कि ये जहां पे 2n पाई होगा, दैट विल बी द पोजीशन एट विच द ब्राइट पैच विल बी ऑब्जर्व्ड। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y दैट इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, पाई से पाई कट जाएगा, d लैम्डा बाई 4d, है ना। This will be the position at which bright patches on the screen will be observed. n की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये प्लेस करनी है। अब ध्यान देने की बात है कि हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटेशन में n बराबर 0 वाला भी बन रहा था, यहाँ पे n बराबर 0 वाला पॉइंट नहीं मिलेगा ना। यस सर। और डार्क फिनिश के लिए क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बने उसके लिए 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डी बाई वाई 2 dy बाई d प्लस पाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई ना। Yes. यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई हमारा, n d लैम्डा बाई 4d। इधर में n 0 इंक्लूडिंग है, ये ध्यान देने का है। n की वैल्यू जो है जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ये जो जस्ट मिरर के ऊपर है वहां पे आपको कैसा पैटर्न बनेगा, किस तरीके का, ब्राइट दिखेगा कि डार्क दिखेगा, जरा बताना। जस्ट अबव द मिरर, ये जो स्क्रीन का पॉइंट है वहां पे पैटर्न कैसा दिखेगा, ब्राइट या डार्क। डार्क। डार्क दिखेगा, क्यों बेटा। बोल, सही बोली है, डार्क। क्यों बात डार्क दिखेगा। हम्म, बोलो ना, सही बोला है। चुप हो गई। डार्क क्यों दिखेगा बोलो। किसने बोला था डार्क, पहले तो ये बता। वर्षा। तो बोल, तो आंसर तो कर, क्यों डार्क दिखेगा, सही बोली है। सर शायद उधर n की वैल्यू 0 होगी। 9 बजे घर से। अच्छा अच्छा, हो गया टाइम, चलिए फिर, चलिए कल मुलाकात हो। कल कहते हो जल्दी, ठीक। लॉजिकली पहले समझो कि क्यों वहां पे डार्क दिखेगा, n की वैल्यू 0 क्यों कहा जा रहा है इसमें, उसको भी समझ लो कि क्यों इसमें 0 कह रहा है। देखो, एक वेव जो यहाँ से डायरेक्ट पहुंच रही है, एक तो ये पहुंची यहाँ पे,
और दूसरी वेव जो इसी पोजीशन पे आएगी वो जो यहां से चली होगी और जस्ट इस पॉइंट से पहले मिरर पे टकराई होगी, वो यहाँ पे पहुंचेगी और किसी दूसरे पोजीशन से टकराने वाली रे उस पॉइंट पे नहीं हिट करेगी, है ना? यस सर। तो दोनों ने अब ज्योमेट्रिकली तो बराबर लेंथ चला बेटा यहाँ पे पहुंच के, लेकिन एक ने रिफ्लेक्शन पाया डेंसर मीडियम से, तो पाई का उसने फेज एडवांसमेंट पा लिया। तो यहाँ पे पहुंच करके जो वेव दोनों पहुंचती हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होगा ही होगा, ठीक है ना? तो अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे पैटर्न आपका डार्क बनेगा। और इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे n बराबर 0 भी आपको लेना है, n बराबर 0 1 2 3, ठीक है ना? ये सारे वो पर्टिकुलर पोजीशन, जिन जिन पोजीशन पे यू विल ऑब्जर्व द डार्क पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ठीक है? अगर मिरर आपका यहाँ तक एक्सटेंडेड है तो ठीक है, इसी में आपको अलग मॉडिफिकेशन कर देगा, कहेगा कि मिरर यहीं पे है, इतना ही दूर है, लेकिन स्क्रीन यहाँ रख दी, तो उस केस में आपको ध्यान देना होगा भाई, जो रेंज होगा, जिस रेंज में आप इमेज देख रहे होंगे वो रेंज लिमिटेड हो जाएगा। एक तो जो इस एज से टकरा के रे जाएगी वो कहीं पे जाके टकराएगी, और एक जो इस एज से टकरा के जा रही होगी वो यहाँ पे स्क्रीन पे जाके कहीं पे टकराएगी। यही दो पॉइंट होंगे जिसके बीच में आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा इस समय। रीजन इन विच इंटरफेरेंस पैटर्न, इसी रीजन में हमको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा, क्योंकि दो वेव्स तो चाहिए ना हमको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने वाले जिनके बीच हम इंटरफेरेंस की बात करें। यस सर। तो एक तो डायरेक्ट जो यहाँ से जा रही है ये पूरे स्क्रीन पे हिट करेगी, पूरे स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगी, लेकिन दूसरी वाली जो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव जा रही है वो इसी रीजन में ही स्ट्राइक करेगी। इस मिरर का इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड ऑफ व्यू है वही जो है रीजन होगा जिस रीजन में हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो मॉडिफिकेशन है जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटेशन में उनकी बात है। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखिए कि YDSC में और भी बहुत तरीके के मॉडिफिकेशन की बात करी जा सकती है, तो डायरेक्टली आप YDSC के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अगर आप उसी के कंपेरेबल सिस्टम के रूप में अपने उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके दिखा सकें तो। जैसे एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर हम लोग हाँ फिल्म के एलिमिनेशन की बात करेंगे ना। ओह इसमें तो है नहीं।
जैसे जरा ये देखो ये प्रॉब्लम को, ए double slit S1 S2 illuminated by a coherent light wavelength. The slit are separated by a distance d as a plane mirror is placed in front of the double slit at a distance d1 from it, and the screen is placed behind the double slit at a distance d2 from it. The screen receives only the light reflected by the mirror. Find the fringe width of the interference pattern on the screen. इसमें fringe width बतानी है तुमको. बताना. कर सकते हो आप लोग प्रयास, या मैं बताता चलो. हैं? सर आप बता दीजिए. चलो देखो क्या कहा गया कि ये हमारा मॉडिफिकेशन करा गया YDSC में. ये दो स्लिट हैं S1 और S2. इन दोनों को डी सेपरेशन पे प्लेस करा गया एक दूसरे से. इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट से इसको इल्यूमिनेट कर दिया. अब जैसे इल्यूमिनेशन इधर से करा गया इसका, जैसे आपका जो YDSC में होता है कि इधर में स्क्रीन होती है ना, लेकिन इधर में क्या किया इसने, प्लेन मिरर रख दिया एट ए डिस्टेंस d1, और एक इधर में स्क्रीन प्लेस कर दिया गया जो कि यहां से स्लिट से d2 के सेपरेशन पे है. अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर इस स्क्रीन पे केवल इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली रे ही पहुंच सके, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया, तो बताइए कि इस पे जो बनने वाली फ्रिंजेज होंगी उनकी विड्थ कितनी होगी. तो इसको हम लोग अपने YDSC के शेप में जो है वो कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं भाई. तो हमको इंफॉर्मेशन है क्या कि यहाँ से जो रे जाकर के टकराएगी रिफ्लेक्शन के बाद इस स्क्रीन पे जा रही होगी, उसके करेस्पॉन्डिंग इस रे का अपीयरेंस कहाँ से आता हुआ आप कह सकते हैं. उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक S1 का इमेज पॉइंट होगा. That will be the position from which this ray is going to appear, going to be coming from. या appear to be coming Yes, from. sir. और दूसरी रे जो यहाँ से जा रही है उसके लिए अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद पहुंच रही है तो ये कहाँ से आती हुई अपना अपीयरेंस दे रही है, उसके लिए ये वो इमेज पोजीशन होगा जहां से ये दूसरी वाली रे आ रही है भाई. यस ठीक है. जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी दूरी पे इमेज बन जाता है. ये मालूम है आपको D1. जी सर. तो Yes, sir. अब अगर हम ये बीच के पूरे अरेंजमेंट को हटा दें, ये पूरा अरेंजमेंट हटा दें, तो हम इस इंफॉर्मेशन को जो इधर में हम लोगों ने बनाया है कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हमारी एक स्क्रीन है और उससे दो सोर्सेस को जो कि एक दूसरे से डी सेपरेशन पे है, यस इमेज 1 और यस इमेज 2, जो कि स्क्रीन से दूरी कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप,
ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 plus D2 ना। 2D1. D2 इतनी दूरी पे ये दोनों सोर्सेस प्लेस्ड हैं, वहां से आने वाली वेव क्या हम इंटरफेरेंस इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। ऐसा मिशन है ना भाई। yes sir तो फ्रिंज विड्थ को लिखने का फॉर्मूला क्या है, d लैम्डा बाई d से लिखते हैं, Yes, sir. where d is the separation between the slit and the screen and d is the separation between the slits. तो यहाँ Yes, पे sir. d के लिए वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 yes sir और d हमारा d ही है। तो फ्रिंज विड्थ इस केस में क्या हो जाएगा, 2D into lambda by D D1 plus D2 into lambda divided by d. This will be the fringe width. क्लियर, समझ में आ गया। yes sir कोई भी अगर Yes, sir. हमको सेटअप दिया जाता है तो उसको हम अपने YDSC के फॉर्म में देखेंगे कि कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, कि दो स्लिट और एक स्क्रीन के कॉम्बिनेशन में उसको दिखा पा रहे हैं कि नहीं। अगर दो स्लिट और एक स्क्रीन के कॉम्बिनेशन के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो YDSC वाला जो इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड। ठीक है। yes sir Yes, sir. नोट कर लिया, दोनों फिगर भी बना लिया। जी सर एक जरा ये प्रॉब्लम देखो तो 27 क्या कह रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2 वाइब्रेटिंग इन फेज emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. Consider a line passing through S2 and perpendicular to S1 S2. What is the smallest distance from S2 where the minimum of intensity occurs? अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि we cannot use directly the YDSC information. फंडामेंटली ज्योमेट्री यूज करके करना होगा। कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको या एक्सप्लेन कर दूं एक बार प्रॉब्लम को। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अब इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि एक सोर्स है S1 और एक ये सोर्स है S2 और दोनों इन फेज वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दोनों से जो लाइट इमिट हो रही है उसका वेवलेंथ लैम्डा का है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 लैम्डा की है ना। ये 2 लैम्डा की दूरी पे ये दोनों को रखा गया और कहा क्या जा रहा है आपको प्रॉब्लम में कि ये दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलरली हम S2 से ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ S2 पॉइंट से आगे मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो S2 पॉइंट से जब मूव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहली बार हमको एक मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी। यस सर होगी तो वो पॉइंट बताना है भाई, यहाँ से कितनी दूरी पे है जहां पे हम पहली बार मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पहली बार मिनिमम इंटेंसिटी जहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो पॉइंट इस S2 से कितनी दूरी पे होगा अगर हम S1 S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। यस सर
क्या यूज करना चाहेंगे कंडीशन, ये आप बता दो तो हम समझें कि आप कर पाओगे या नहीं। हम्म, कुछ बोलोगे आप लोग? अंकिता, भास्कर, चंचल, हर्षित माधव, हेमांग बरेजा, सब सो गए क्या? हम्म, नो सर। तो आवाज तो कम से कम देना चाहिए बोलने पे। जसजीत, यस सर। कुछ बनता हुआ दिख रहा है तुमको? चलिए देखें। अब जब आपको बोला क्या गया कि इस S2 पॉइंट से आप आगे चलना शुरू कर रहे हो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, किसी भी पॉइंट पे जब आप पहुंच रहे हैं तो पहली चीज तो आपको दिख रही है क्या कि इस पॉइंट पे इन दोनों सोर्सेस से जो जाने वाली वेव है उनके बीच जो फेज डिफरेंस का कारण है वो पाथ डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण और प्रेजेंट नहीं है। यस सर। और आपको मालूम है कि अगर अकेला पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का कारण हो तो जहां पे पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जी सर। हम्म, यस सर। तो पहला चीज तो आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो पॉइंट है P, उस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दोनों सोर्सेस से जाने वाली वेव का वो λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए उसके बारे में सोचना है। आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट S2 से, तो S2 पे पाथ डिफरेंस कितना है भाई? पाथ डिफरेंस कितना है? S2 पे पाथ डिफरेंस कितना है दोनों सोर्सेस से जाने वाली वेव का? अरे ये तो दिख रहा होगा सबको, बोलेगा कोई? देवेश,
हेलो, सर मेरा आ रहा है 4 √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स क्या चीज? पाथ डिफरेंस। यस टू पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, यस टू पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब है तो दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। हाँ, तो बोलो ना, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि S2 से जाने वाली वेव का 0 पाथ लेंथ है और S1 से आने वाली वेव का 2 लैम्डा है, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो गया? 2 लैम्डा। तो ये तो पॉइंट हो गया जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई। अब इस S2 से आगे जब आप बढ़ोगे तो ये पाथ डिफरेंस जो 2 लैम्डा था वो घटना शुरू होगा, यस सर। और 2 लैम्डा के बाद पाथ डिफरेंस अगर घटता जा रहा है आगे बढ़ने के साथ साथ, तो पहली बार जिस पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे पाथ डिफरेंस कितने का आएगा? तो 3 λ/2। 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया when the observer is at S2 path difference is 2 lambda, and when it proceed forward the path difference decreases and it will become odd integral multiple of lambda by 2 at first time where path difference is 3 lambda by 2। ठीक है ना? और यही वो पॉइंट होगा जहां पे पहली बार वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेगा। तो पाथ डिफरेंस लिख करके 3 लेमडा बाई 2 कर देते हैं, तो यहां से यहां तक डायरेक्ट एक वेव पहुंची। ये पाथ डिफरेंस क्या है? यस सर। S1P, और दूसरी वेव जो पहुंची वो S2P, और ये आपका होना चाहिए 3 लेमडा बाई 2, है ना? इसी एक्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है इसी ज्योमेट्री के रिलेशन से। तो S1P को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा कैसे आएगा? हाँ, तो 3 λ/2 कैसे आएगा? 3 लैम्डा बाई 2 कैसे आया, ये पूछ रही हो? यस ठीक है, सर। 2 लैम्डा से घटाना शुरू करो तो पहला वो पर्टिकुलर वैल्यू बताओ जहां पे लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, कितना हो सकता है वो वैल्यू? 2 लैम्डा से छोटा और लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पहली बार किस पाथ डिफरेंस के लिए मिलेगा? पाई के लिए। हाँ? लैम्डा के लिए। लैम्डा के लिए मिलेगा। लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो लैम्डा का बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? यहां से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है,
पाथ डिफरेंस घटता जा रहा है, यहाँ पे 2 लैम्डा था, तो पहली बार आओगे तो 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, फिर और आगे जाओगे तो लैम्डा बाई 2 कहीं यहाँ पे मिलेगा ना, यही दो ही Yes, मिनिमम sir. मिलेंगे इसके बीच में, ठीक है ना। यहाँ से आगे आप चलते जाओ, दो ही पॉइंट मिलेंगे मिनिमम पॉइंट, एक लैम्डा बाई 2 वाला लेकिन वो दूर होगा, और दूसरा होगा 3 लैम्डा बाई 2 जो कि S2 के करीब वाला पॉइंट होगा, ठीक है। Yes, तो sir. आपको करीब वाला बताना था, तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 का हो रहा है, और मैक्सिमा कितने आपको मिलेंगे, एक तो यहीं पे मिल गया S2 पे, और एक यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा वहां पे मैक्सिमम मिलेगा, दो ही मैक्सिमम मिलेगा, तीसरा तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो दैट विल नॉट बी ऑब्जर्वेबल, है ना। Yes, sir. जीरो तो होगा ना, इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है। तो दो ही मैक्सिमा दिखेंगे और दो ही मिनिमा भी दिखेंगे इसके बीच में, है ना। आप S2 से आगे बढ़ोगे तो S1P की लेंथ लिखनी है तो क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये S1P हो गया, और ये 3 लैम्डा बाई 2, और S2P कितना है भाई, x का हो, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको x के लिए सॉल्व करना है भाई, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स, लिख सकते हैं। Yes, ये sir. एक्स स्क्वायर कट गया, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर बाई, क्या हो गया ये, 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा एक्स, तो ये हो गया 16 में से 9 7, 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई 7 लैम्डा बाई 12 ना, 7 लैम्डा बाई 12 वो डिस्टेंस होगा जहाँ पे आपको पहली बार मिनिमा दिखेगा, यहाँ से जब आप आगे बढ़ रहे हो तो, ठीक है। Yes, sir. एक ये 3 स्लिट का प्रॉब्लम कर लेते हैं। 28 देखिए, 3 स्लिट लगे हैं इसमें। Figure shows 3 equidistant slit being illuminated by a monochromatic parallel beam of light. Let BP naught minus AP naught equals to lambda by 3 and D is much greater than the lambda. So that in this case, small d equals to square root of 2d lambda by 3. So that the intensity at point P is 3 times the intensity due to any of the 3 slit individually. Lambda by 3 d और 2 लैम्डा डी बाई 3 प्रूफ करना। इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि एक ये आपको सेटअप दिखाया गया जिसमें 3 स्लिट हो गए, यानी कि 3 सोर्सेस हो गए, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. ए बी सी, और इस ए पॉइंट के सामने एक पॉइंट मेंशन किया गया है इस स्क्रीन पे, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है। और ये तीनों स्लिट जो स्क्रीन से दूरी है वो कैपिटल डी की है,
और इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी भी स्मॉल डी बोला जा रहा है, और बी और सी के बीच की भी डिस्टेंस को स्मॉल डी बोला जा रहा है। और साथ में आपको दिया गया कि इन तीनों सोर्सेस को, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है उससे इल्यूमिनेट किया गया है, और साथ में ऐसे भी बोला गया है कि ये डी, कैपिटल डी के बीच का रिलेशन इस तरीके का है कि बीपी माइनस का एपी ये आपका λ/3 है ना, λ/3 था, हाँ, बीपी माइनस का एपी ये तुम्हारा λ/3 का। और साथ में ये बोला गया है कि डी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा। तो स्मॉल डी कितना होगा ये पूछा गया है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। और साथ में ये भी बताने को कहा गया है कि इन तीनों की अगर इंटेंसिटी मान लो कि I0 की है, हर एक इंडिविजुअल सोर्स के जो लाइट पहुंच रही है पॉइंट पी पे, उसकी इंटेंसिटी अगर I0 है, तो आपको बताना है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा, जो कि 3 टाइम्स होगा I0 का, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई। प्रॉब्लम क्लियर? Yes, sir. तो आइए अब इसको वर्कआउट करते हैं। पहली चीज तो ज्योमेट्री से जो आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन है इसको सॉल्व करा जाए। तो बीपी की लेंथ को अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, बीपी जो होगा वो लिखा जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से, और एपी माइनस का डी हो गया, ये आपको λ/3 दिया गया ना। बोलो ठीक है। यही ना गिवन है। Yes, sir. अब यहाँ से इस d को राइट साइड में ट्रांसफर करिए और सॉल्व कर लीजिए स्मॉल d की वैल्यू को निकालने के लिए। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा d प्लस λ/3 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे तो Yes, sir. डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस λ² प्लस 2 λd/3 लिखा जा सकता है। डी स्क्वायर तो Yes, डी sir. स्क्वायर से कट गया। अब आपको बोला गया है क्या कि d इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, ये गिवन है। तो ये λ²/9 को हम लोग 2d λ/3 के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2d λ/3, लिखा जा सकता है ना भाई। तो d की वैल्यू आपको पता हो गई कि इट कैन बी रिटन एज 2d λ/3। ये पहला पार्ट था जो आपको प्रूव करना था कि d की वैल्यू कितनी होगी, 2d λ/3 प्रूव करना था। ठीक। Yes, sir. अब ए और बी से जो जाने वाली वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? कितना होगा भाई फेज डिफरेंस? आपको मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस लिखने का फॉर्मूला है 2π/λ
into path difference lambda by 3, that is 2 pi by 3. है ना? Yes, sir. अब दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस तो पता हो गया। अब ये जो सी से जो जाने वाली वेव है जो पी पे पहुंच रही है, इसका भी फेज डिफरेंस हमको पता हो जाए तो आपको मालूम है कि तीनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान करके जोड़ देना होगा। उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वही हम वेव के वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। तो उसके लिए हमको पाथ Yes. डिफरेंस चाहिए, है ना? तो पाथ डिफरेंस को लिखना है सी से जो जाने वाली वेव है उसका पाथ लेंथ क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2d लैम्डा बाई 3 का होल स्क्वायर का रूट, है ना? Yes, sir. क्योंकि ये तो d हो गया और ये 2d हो गया। d की वैल्यू हम लोग पहले से निकाले हैं ये, और माइनस का d लिख सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है? हाँ सर। Yes, तो sir. ये जो पाथ डिफरेंस है उसको अगर हमको लिखना है तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस, इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 दूना 8, 8 डी लैम्डा बाई 3 टू द पावर 1/2 माइनस का डी लिख सकते हैं इतना। लिख सकते हैं। Yes, sir. इधर से डी को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 लैम्डा बाई 3d से पावर 1/2 माइनस का 1 लिखा जा सकता है। Yes, sir. अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें और एक टर्म को लेकर के बाकी को छोड़ दें, क्योंकि आपको मालूम है कि लैम्डा बाई टी इज वेरी स्मॉल। तो ये एक अप्रोक्सीमेट डेल्टा x2 का रिप्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगा। Yes, sir. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करिए एक टर्म को लेकर, बाकी को छोड़िए। तो 1 प्लस 1/2 8 लैम्डा बाई 3d माइनस का 1 लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा x2 के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन गया भाई? 4 लैम्डा बाई 3। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? टू पाई बाई लैम्डा इंटू 4 लैम्डा बाई 3 लिखेंगे। दैट इज 8 पाई बाई 3, यानी कि 3 दूना 6, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। Yes, sir. अब आइए अब वेक्टर के रूप में जोड़ा जाए। मान लो कि इनका एम्पलीट्यूड ई नॉट की है, तो एक ये वेक्टर हो गया ई नॉट, और इसके साथ बी से आने वाली जो वेव है उसका फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाई 3 का। तो ये 2 पाई बाई 3 पे
एक दूसरी वेव हो गई ई नॉट, इसका भी एम्पलीट्यूड, ये ए से जाने वाली वेव है, ये बी से जाने वाली वेव है, दोनों के एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन किया, दोनों के बीच का एंगल 2π/3, ठीक है। हेलो, यस सर। अब सी से जो जाने वाली वेव है वो उसका इसके साथ फेज डिफरेंस जो है वो 2π+2π/3 है, यानी कि ये सी से जाने वाली वेव भी इसी डायरेक्शन में है, उसका भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ई नॉट। यस सर। अब इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हमको जोड़ देना है भाई। तो ये एंगल हमारा कितना है, π/3, 60 डिग्री। ये एक्स डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन मान करके ऐड करो भाई। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट कॉस 60 का 2 गुना कॉस 60 1/2, 0 हो गया। ई वाई ये क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन 60 का 2 गुना, दैट इज ई नॉट √3, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो हर एक इंडिविजुअल से जानने वाली जो वेव है उसका अगर एम्पलीट्यूड ई नॉट का है तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना मिला हमको, ई नॉट √3। हमको मालूम है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है भाई। तो I/I0 ये होगा ई नॉट √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई नॉट का स्क्वायर ना, यानी कि आई के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा 3I0। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। दो से ज्यादा वेव्स का अगर सुपरपोजिशन डिस्कस करना है तो यस जी सर। सर। दो से ज्यादा वेव्स के लिए बात करनी होगी, दो से ज्यादा स्लिट की बात करनी होगी, तो हर स्लिट से पाथ डिफरेंस लिखिएगा, फिर उनको वेक्टर के रूप में ऐड कर लीजिएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा रिजल्टिंग वेव का। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वहां से अगर इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी गिवन है तो वहां से हम उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इंफॉर्मेशन बना सकेंगे किसी पॉइंट के लिए जहां का कि इंटरफेरेंस हमको डिस्कशन में लेना है। नोट हो गया। यस सर। यस। एक क्वेश्चन और कर लो। एक ये भी करो, देखा जाए। 33 देखो। Consider the situation shown in figure. The two slits S1 S2 placed symmetrically around the central line are illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda. The separation between the slit and is D, and the line transmitted from the slit fall on a screen
place at a distance d from the slit. The slit S3 is at a central line and slit S4 is at a distance z from S3. Another screen zeta 2 is placed further distance d away from zeta 1. Find the ratio of maximum to minimum intensity observed on zeta 2 if z is equals to 3 पार्ट है d lambda by 2d, d lambda by d and d lambda by 4d. यानी कि हमको 2 बार इंटरफेरेंस देखना। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि हमको कहा गया कि एक ये अरेंजमेंट बनाया गया जिसमें 2 स्लिट बनाई गई है S1 और S2 और इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया है। इसका मतलब दोनों स्लिट इन फेज वाइब्रेट कर रही है ना? यस सर। इनके बीच की दूरी d रखी गई है और इसका जो सेंट्रल लाइन है उस सेंट्रल लाइन एक और स्क्रीन रखी गई है जिसमें 2 स्लिट और काटी गई हैं। एक स्लिट जो है वो इसके सेंट्रल लाइन पे है यानी कि ये S3 है और दूसरी स्लिट जो है S4 वो यहां से Z डिस्टेंस पे है यानी कि इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी Z की है और ये वाली स्लिट S3 जो है वो सेंट्रल लाइन पे है। ठीक है भाई? और ये दोनों के बीच की दूरी D की है और फिर एक स्क्रीन यहाँ पे रख दी गई जो कि अगेन D सेपरेशन पे है। तो आपको बताना है कि इस स्क्रीन पे जो हमको पैटर्न मिलेगा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो पूछा गया। तो मान लो कि ये दोनों स्लिट की इंटेंसिटी I0 की है तो S3 पे कैसा इंटरफेरेंस होगा भाई? हेलो, S3 पोजीशन पे इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। तो S3 की इंटेंसिटी क्या होगी? क्या होगी इंटेंसिटी S3 पे? अगर 2 सोर्सेस हैं जिनकी इंटेंसिटी बराबर हो, दोनों एक दूसरे से किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वहां की इंटेंसिटी क्या होती है?
तो 4I0 हो जाएगी। 4I0, ठीक है। अब S4 पे इंटेंसिटी कैसा है, उसके लिए तो हमको S4 का Z की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं पहला वाला Z की वैल्यू हमको क्या दिया गया। पहला वाला वैल्यू L लो, ये तो काम ही गड़बड़ हो गया। पहला है d लैम्डा बाई 2d डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर Z इक्वल्स टू d लैम्डा बाई 2d, ये दिया गया है Z की वैल्यू d लैम्डा बाई 2d। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस S1 S2 से जाने वाली वेव का क्या हो जाएगा, पाई डी बाई डी। d इंटू d लैम्डा बाई 2d डिवाइडेड बाई कैपिटल D, यही होता है ना, dy बाई डी, y की जगह पे d लैम्डा बाई 2d लिख दिया, लैम्डा बाई 2। तो इंटरफेरेंस कैसा हो गया, डिस्ट्रक्टिव। यस सर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वर्षा, सर 0। 0। तो अब आगे का सुनिए। अब आपको बोला गया क्या कि ये जेड ऐसा दिया गया कि यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी 4I0 की हो गई और यहाँ की इंटेंसिटी 0 हो गई। तो आगे S4 से कोई लाइट तो जाएगी नहीं, यस सर। S4 से आगे लाइट नहीं जाएगी। तो आगे का जो स्क्रीन रखा है, इस स्क्रीन पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यस सर। इंटरफेरेंस नहीं होगा तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, यानी कि आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 1। ठीक है ना। तो यस सर। पहले वाले पार्ट का तो ये आपको आंसर हो गया। दूसरा था डी लैम्डा बाई डी, सेकेंड केस डी लैम्डा बाई डी, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा ना, लैम्डा। लैम्डा हो यस सर। गया। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस सर। अगर यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो I4 भी 4I0 हो गया। यस सर। तो अब आगे जो है S3 से 4I0 और S4 से 4I0, यानी कि बराबर इंटेंसिटी आगे जा रही है। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 4I0 का 4 गुना, यस सर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी,
मिनिमम इंटेंसिटी, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी बराबर हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होता है? 0 डार्क। तो आई मैक्स और Yes, sir. आई मिनिमम का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। Yes, sir. दूसरे वाले का ये आंसर। तीसरे में आ जाओ। तीसरे केस में क्या था? डी लैम्डा बाई 4d। व्हाट डिफरेंस? लैम्डा बाई 4। फेज Lambda by डिफरेंस, 4. Yes, sir. फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी एट I4 क्या हो जाएगा? 4I0 इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2 होता है, यानी कि पाई बाई 2 इंटू 2, तो पाई बाई 4 हो गया, तो 1/2 हो गया, 2I0। ठीक है भाई? Yes, sir. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √4I0 प्लस √2I0 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है। और मिनिमम Yes, sir. इंटेंसिटी √4I0 माइनस √2I0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, sir. मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या हो गया? 2 प्लस √2 डिवीजन में 2 माइनस का √2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके का डेविएशन दिया जा सकता है। समझ में आया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. रुक जा। Yes, sir. चलो फिर नोट करो, और आज को यहीं पे करते हैं फिनिश। PDF भी सेंड कर दीजिएगा। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा।